आप सभी का स्वागत है मेरे नई वीडियो में। देखिए, उपन्यास, कहानी, नाटक और एकांकी इन सबको कुल मिलाकर 9 रचनाएं हो जाती हैं। 9 रचनाओं की आपको मैं आज कथा वस्तु बताने जा रहा हूँ कि अगर आपसे ये क्वेश्चन लघु में पूछा जा सकता है या फिर दीर्घ में भी पूछा जा सकता है कि अमुक अमुक रचना की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए या संक्षिप्त कथा वस्तु लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन लघु में भी आ सकता है, दीर्घ में भी आ सकता है। 9 रचनाओं की कथा वस्तु करने जा रहे हैं। मैं बता देता हूँ किन किन की आज हम कथा वस्तु को करने जाएंगे। कि सबसे पहले झांसी की रानी उपन्यास की कथा वस्तु को देखेंगे। पंच परमेश्वर कहानी, पाजेब, पर्दा, गैंगनी, तीसरी कसम, ये 5 कहानी की कथा वस्तु को हम संक्षिप्त रूप में समझेंगे। और ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा वस्तु को भी देखेंगे। दीपदान और लक्ष्मी का स्वागत, ये दोनों एकांकी की कथा वस्तु को आज हम देखने जा रहे हैं। कुल 9 रचनाओं की कथा वस्तु को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो गाइस बने रहिए। सबसे पहले हमारी प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर। इसकी संक्षिप्त कथा वस्तु कुछ इस प्रकार से है कि किसी गांव में अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के बीच गहरी मित्रता थी। जुम्मन के पिता जुमराती शेख थे। जुम्मन की पत्नी करीमन थी। अलगू व जुम्मन दोनों जुमराती के शिष्य थे। जुम्मन की बूढ़ी मौसी के पास थोड़ी बहुत जमीन थी। उसने जमीन जुम्मन के नाम कर दी। इसके बाद मौसी ने पंचायत बुलाई। देखिए, जुम्मन शेख की पत्नी करीमन थी, ठीक है। अब जो करीमन और जुम्मन शेख ये दोनों क्या करते थे, अपनी अपनी मौसी की सेवा करते थे। लेकिन ज़मीन मिलने तक जैसे ही ज़मीन मौसी ने उनके जुम्मन के नाम कर दी तो उन्होंने उनका सम्मान करना बंद कर दिया, अपनी मौसी का सम्मान करना बंद कर दिया। इस अपमान से आहत होकर मौसी ने एक पंचायत बुलाई। उस पंचायत में अलगू चौधरी को पंच बनाया और अलगू चौधरी के घर पर जाकर मौसी ने यह कही कि मित्रता जाने के भय से क्या सही बात नहीं कहोगे। ठीक है, यह संवाद में समीक्षा में लिखा जाती है, ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है। तो क्या हुआ, फिर अलगू चौधरी ने सही फैसला सुनाया कि जुम्मन शेख ज़मीन उनके नाम कर दे, वो ज़मीन का टुकड़ा मौसी के नाम कर दे वापस। तो उनको सही न्याय मिलता है, अलगू चौधरी सही न्याय करता है। तो एक बार क्या हुआ, कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि अलगू ने एक बैल समझू साहू को बेच दिया। एक माह बाद पैसे लेना तय हुआ, 1 महीने बाद पैसा लेना तय हुआ। बैल समझू साहू की लापरवाही से मर गया। समझू साहू ने जुम्मन को पंच बनाकर चाल चली। देखो, समझू साहू ये सोच रहा था कि जुम्मन से इससे मतभेद हो गए थे, जो इन्होंने इसके जुम्मन शेख के खिलाफ फैसला सुनाया था, तो मतभेद हो गए होंगे। तो आपसी मतभेद का वो फायदा उठाना चाहता था। चाल चली कि पैसे भी न देना पड़े, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो बात यहाँ पर हो रही है। समझू साहू ने एक तो लापरवाही से बैल भी मार दिया और पैसे भी वापस नहीं कर रहा था। तो समझू साहू ने पंच किसको बनाया, जुम्मन शेख को पंच बनाया। परंतु जुम्मन ने सही फैसला सुनाया। समझू साहू अलगू को पैसे वापस देता है, ठीक है। उन्होंने फैसला सुनाया कि समझू साहू अलगू को पैसे वापस करे। तो इस प्रकार ये जो कहानी है न्याय की भावना से लिखी गई है। यही इसकी कथा वस्तु है। सार संक्षेप में संक्षिप्त कथा वस्तु यही है। हमारी अगली कहानी है पाजेब। यह कहानी लेखक ने स्वयं के परिवार पर लिखी है। इनके परिवार में पुत्री मुन्नी, पुत्र आशुतोष और पत्नी और नौकर वंशी था। एक घटना पर लिखी है। एक बार क्या हुआ, मुन्नी ने लेखक से नई तरह की पाजेब लाने को कहा। संयोग से बुआ घर पर आई और बुआ ने वो पाजेब मुन्नी को दे दी। मुन्नी वो उस पाजेब को पहनकर घूमने लगी और कुछ समय बाद मुन्नी की मम्मी ने वह पाजेब घर में एक कोने पर रख दी और इतने में मौसी घर से अपने घर को चली गई। तो जब मुन्नी की मम्मी ने देखा कि पाजेब अपने स्थान पर नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये पाजेब कहाँ चली गई, किसने ले ली। तो सबसे पहले शक मुन्नी पर गया, फिर आशुतोष पर गया, फिर दुकानदार पर गया, फिर नौकर पर गया, फिर दुकानदार पर गया। तो इस तरीके से कहते हैं बगल में छोरा गांव में ढिढोरा। ऐसे ही बगल में मतलब उनकी मौसी के घर में पाजेब रखी थी, है ना। मौसी के घर पर पाजेब रखी थी, पाजेब गलती से मौसी ले गई थी। मौसी कुछ समय बाद घर पर आई, उन्होंने कहा अरे गलती से पाजेब मेरे साथ चले गई, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं गलती से अपने साथ ले गई थी। तो कहने का मतलब पाजेब मिली नहीं थी बहुत दिनों तक। बच्चों पे बाल आरोपण करते रहते हैं।
तो इस तरीके से ये पाजिब कहानी का संक्षिप्त कथानक यही है। पर्दा कहानी है। पर्दा यशपाल जी द्वारा लिखित कहानी है। एक मध्यम वर्गीय परिवार के अभाव पर लिखी गई है ये कहानी। चौधरी पीरबख्श प्रतिष्ठित परिवार से थे और इनको परिवार की प्रतिष्ठा के कारण तेल की मिल में मुंशीगिरी मिल गई थी। मुंशीगिरी का काम करते थे। उनके 3 पुत्रियां, 2 पुत्र थे। खानदानी पक्का घर हवेली को छोड़कर ये मजदूर वर्ग में चले गए थे। मजदूर वर्ग के मोहल्ले में चले गए थे किराए के घर में रहने के लिए। उनके 6वीं संतान पुत्र पैदा हुआ। इनके पुत्र के जन्म पर चौधरी ने एक पंजाबी से उधार लिया। ब्याज न चुका पाने के कारण पंजाबी चौधरी के द्वार पर आ गया। क्रोध में देखिए पंजाबी ने बहुत क्रोध किया कि मेरे पैसे वापस कर, पैसे वापस कर। और जो महिलाएं, घर की महिलाएं थी, वो कहती रहीं कि अरे पैसे वापस कर देंगे। वो पैसा कमाने के लिए गए, वो घर पर नहीं थे। चौधरी पीरबख्श थे, वो घर पर नहीं थे। तो क्या किया पंजाबी ने, घर का दहलीज का पर्दा हटा दिया। पर्दे के अंदर उन्होंने क्या देखा, घर में कुछ महिलाएं खड़ी थी, बाल बच्चे खड़े थे और उनके घर पर इतनी गरीबी थे कि चिथड़े चिथड़े कपड़े पहन रखे थे उन्होंने। तो शर्म के मारे पूरे मोहल्ले ने आंखें नीचे कर ली और पंजाबी ने आंखें भी नीचे कर ली। वो भी समझ गया बेचारे ये वास्तव में ही गरीब है। तो फिर क्या हुआ, चौधरी पीरबख्श में इतनी हिम्मत नहीं थी कि खानदानी रौब के पर्दे को पुनः दहलीज पर लगा सके। इस तरीके से ये कहानी का संक्षिप्त कथानक है। नेक्स्ट कहानी है हमारी गैंग्रीन। इस कहानी में दिनचर्या का वर्णन किया गया। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। इस कहानी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट कहानी है तीसरी कसम। यह कहानी हीरामन 20 सालों से बैलगाड़ी चलाता था। उसने पहली कसम खाई कि चोरी के माल की लदनी नहीं करेगा, क्योंकि नेपाल बॉर्डर पर उसे पकड़ते पकड़ते वो बचा था नेपाल पुलिस से। तो वो भैया, इसलिए उसने पहली कसम खाई कि चोरी के माल की लदनी नहीं करेगा। उसने दूसरी कसम खाई बांस की लदनी नहीं करेगा। उसकी बहुविकल्पीय में ये क्वेश्चन आ सकता है, उसने तीसरी कसम कौन सी खाई, कंपनी की औरत की लदनी नहीं करेगा। ये तीसरी कसम थी। यही इसका संक्षिप्त कथानक है। पिता हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट है रचना है हमारी ध्रुव स्वामी नाटक। यह नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखित है यह नाटक। सम्राट समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। समुद्रगुप्त के निधन के बाद मंत्री सुकड़ स्वामी ने अपनी नीति से रामगुप्त को सम्राट बना दिया। रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामी मन ही मन चंद्रगुप्त से प्रेम करती थी। रामगुप्त के शिविर को सकराज के देखे रामगुप्त एक बार अपनी सेना की टुकड़ी को लेकर किसी जंगल में गया था। तो वहाँ पर सकराज की सेना ने उसको चारों तरफ से घेर लिया और उसके सामने संधि रखी, रामगुप्त के सामने, कि आप अपनी पत्नी को और सामंतों की स्त्री को मुझे सौंप दो, ठीक है, तो तुम्हें मैं जाने दूंगा, छोड़ दूंगा, माफ़ कर दूंगा, छोड़ दूंगा। मतलब ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब वही वाली बात थी। तो कायर था ये रामगुप्त, इतना कायर था, बेहद कायर था। इस बात से ध्रुव स्वामी क्रोधित हो जाती है। वो सोचती है कि ये तो बड़ा कायर है मेरा पति। तो ये बात जब चंद्रगुप्त को पता चलती है तो वो भी स्त्री का रूप धारण करके ध्रुव स्वामी के साथ शिविर में जाता है, स्वकराज के शिविर में जाता है। तृतीय अंक इसी बात पर आधारित है कि शिविर में जाकर मल्ल युद्ध करता है उससे, सकराज से, और उसे मल्ल युद्ध में परास्त कर देता है, मार डालता है। तृतीय अंक में क्या होता है, तभी रामगुप्त चंद्रगुप्त वो ध्रुव स्वामी को बंदी बनाने को कहता है। रामगुप्त किसको कहता है, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी दोनों को बंदी बनाने के लिए कहता है। तो चंद्रगुप्त तभी ध्रुव स्वामी कहती है कि चंद्रगुप्त तुमने बेड़ी क्यों स्वीकार की, तुम्हारा क्या दोष है। इस बात से क्रोधित होकर चंद्रगुप्त बेड़ियों को तोड़ देता और सामंत कुमारों को आज़ाद करने के लिए सैनिकों से बोलता। भयभीत होकर जो रामगुप्त होता है वहाँ से जान बचा के भाग जाता है। रामगुप्त अपनी परिषद के साथ आता है महल में। रामगुप्त क्रोध में चंद्रगुप्त पर पीछे से वार करता है, परंतु सामंत कुमार बीच में आकर रामगुप्त को ख़त्म कर देता है, उसकी हत्या कर देता है। तो इस प्रकार से रामगुप्त की हत्या हो जाती है और चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी आपस में प्रेम करते थे, तो वह आपस में विवाह कर लेते हैं और पूरी परिषद चंद्रगुप्त को अपना राजा स्वीकार कर लेती है और ध्रुव स्वामी को अपनी रानी स्वीकार कर लेती है। इस प्रकार से ये ध्रुव स्वामी नाटक समाप्त हो जाता है। हमारी नेक्स्ट विधा है दीपदान एकांकी। यह एकांकी चित्तौड़ की ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। चित्तौड़ के महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद
पुत्र कुंवर सिंह उदय सिंह राज सिंहासन का उत्तराधिकारी था, परंतु वह 14 वर्ष का अल्पायु था। इस कारण सम्राट के भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर को राजा का दायित्व सौंपा गया। बनवीर उदय सिंह को मारकर राज्य हड़पना चाहता था। दासी पुत्र था बनवीर, इसलिए यह राज्य हड़पना चाहता था। तो उसने क्या किया, मयूर पक्ष नामक कुंड में एक नृत्य का और दीपदान का आयोजन करवाया, जिसमें उदय सिंह जिद करता है पन्नादाय से कि मैं भी देखने जाऊंगा, परंतु पन्नादाय उसे नहीं जाने देती। इतने में पन्नादाय को पता चलता है कि बनवीर नंगी तलवार लेकर उसकी हत्या करने के लिए अपने सैनिकों के साथ आ रहा है। इतने में वो पन्नादाय क्या करती है, उदय सिंह को कीरतवारी की टोकरी में छिपाकर महल से बाहर निकलवा देती है और अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के स्थान पर सुला देती है। तो राजा बनवीर चंदन को उदय सिंह समझ कर उसकी वहीं हत्या कर देता है। इस प्रकार से यह पन्नादाय के त्याग पर लिखी गई एकांकी है। इसमें पन्नादाय के त्याग को दर्शाया गया है। ये ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। हमारी नेक्स्ट रचना है लक्ष्मी का स्वागत। यह एकांकी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की घटना पर है। एक युवक रोशन था, उसकी पत्नी सरला की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। उसका पुत्र अरुण था, जो कि पुत्र अरुण बीमार था। एक बार क्या होता है कि जो माता पिता होते हैं, रोशन के माता पिता उसकी दूसरी शादी कराना चाहते हैं और इसी कुप्रथा पर लिखी गई कहानी एकांकी है ये। तो रोशन के माता पिता रोशन की दूसरी शादी कराना चाहते हैं। तो ये इस तरीके से लिखी है कि रोशन के माता पिता दहेज लेकर कमरे से बाहर निकलते हैं और पुत्र की उसकी बीमारी के कारण पुत्र की मृत्यु हो जाती है, वो सब लेकर बाहर निकलता है। तो देखिए कितना मार्मिक दृश्य रहा होगा वो, जब एक तरफ उसके माता पिता उसकी शादी कराने के लिए शगुन ले रहे हैं, ठीक है, शगुन लेके बाहर निकलते हैं, शगुन लेके बाहर निकलते हैं और इतने में पिता अपने पुत्र का शव लेके बाहर निकलता। कितना मार्मिक दृश्य है ये। तो ये एकांकी बड़ी मार्मिक तरीके से लिखी गई है। दहेज लेने की कुप्रथा का वर्णन इस एकांकी में किया गया है। देखिए मैं आपको बता दूं, झांसी की रानी यह उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित है। पंच परमेश्वर कहानी प्रेमचंद्र के द्वारा, पाजेब कहानी जैनेन्द्र के द्वारा, पर्दा कहानी यशपाल के द्वारा, गैंग्रीन कहानी अज्ञा के द्वारा, तीसरी कसम कहानी रेणु के द्वारा लिखित है। इनकी विधाएं भी आपको अच्छी तरीके से याद करनी है, लेखक भी याद करने। दुर्स्वामिनी नाटक की समीक्षा आपसे पूछी जा सकती है या दुर्स्वामिनी का चरित्र चित्रण आपसे पूछा जा सकता है। मैंने चरित्र चित्रण की अलग वीडियो बनाई है, कृपया उसे वॉच करें, चरित्र चित्रण कैसे करें इसके लिए। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्कर ने लिखी है। ये एकांकी दीपदान एकांक डॉक्टर राम कुमार वर्मा में लिखी है। मैं आपको बता देता हूँ पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। सबसे पहले देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो पेपर का पैटर्न पूरे भारत में लागू हो चुका है, कहीं कुछ राज्यों में लागू नहीं हुआ है, बाकी सारे राज्यों में लागू हो चुका है। तो किस तरीके से पेपर का पैटर्न आएगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें प्रीवियस पेपर दिखाया गया। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का 3rd सेमेस्टर का हिंदी का प्रीवियस पेपर दिखाया गया। उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं, प्रीवियस पेपर भी देख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ कि पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। 3 सेक्शन आएंगे पेपर में। सेक्शन ए में आपको अति लघु पूछे जाएंगे और बहुविकल्प पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। कुल 20 नंबर का इस सेक्शन ए में पूछा जाएगा। सेक्शन बी में लघु प्रश्न आएंगे जिसमें 7 प्रश्न आएंगे। 5 आपको अटेंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 7 नंबर का होगा। कुल मिला के आपके 35 नंबर होगा सेक्शन बी में। सेक्शन सी में 4 दीर्घ प्रश्न आएंगे जिसमें से प्रत्येक दीर्घ प्रश्न 10 नंबर का होगा। आपको अटेंड 2 करने हैं। तो इस प्रकार से कुल 20 नंबर हो गए। इस प्रकार से टोटल 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा जो आपको देना है और 25 नंबर का एग्ज़ाम इंटरनल और सबको मिला के कॉलेज की तरफ से आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। और ये जो एग्ज़ाम होने वाला 75 नंबर का होगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी वॉच करें और कमेंट करें। आपकी हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। समीक्षा कैसे करें, समीक्षा की वीडियो आप अलग वॉच कर सकते हैं।